नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 74 वर्ष पूरे होके हम 75वें वर्ष में एंटर कर रहे हैं और ये मतलब बर्थडे तो 75वीं है, लेकिन अब हमारे अगले साल हम 75 वर्ष पूरे कर लेंगे। बड़ा माइलस्टोन। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि देश को नई तरक्की दे, देश में अगर कुछ कमी ज़्यादा है उसको पूरा करे और एक मजबूत भारत की हम लोग राह पे चलें साथ सब लोग। आज जो 3 विषय हैं उसमें सबसे पहला विषय है, क्या राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल बंद करना ठीक था। दूसरा विषय है, क्या संजय सिंह 5,000 करोड़ का हर्जाना देंगे। और तीसरा विषय है, कैसे सेंसेक्स पार कर रहा है 55,000 की फिगर। इसके अलावा मैं एक बात और कहूँगा अंत में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, वो सबसे अंत में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को जो अभी बंद किया था, टेम्पररी उसको उस पर रोक लगाई थी। ये क्या मामला था, पहले इसको समझ लीजिए। ट्विटर को तो फिर समझेंगे ये क्या मामला था। 1 अगस्त को एक 9 साल की बच्ची जो दलित है उसका रेप होता है दिल्ली में रहती है। रेप हो जाता है, फिर उसके बाद उसकी हत्या भी हो जाती है। इसमें हालांकि 4 लोगों को पकड़ा गया है। अब क्या है कि मैं इससे पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसकी 2018 की फिगर के अनुसार 42,793 42,793 क्राइम्स अगेंस्ट दलित आज से 2-3 साल पहले की फिगर है। मतलब करीब करीब हर 15 मिनट पे किसी न किसी दलित के साथ कुछ ना कुछ अपराध पूरे देश में हो रहा है। और ये तब हालत है जबकि ज़्यादातर केस अनरिपोर्टेड जाते हैं। ये रिपोर्टेड केसेस की मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। एक चीज़ ये भी है कि जो ये रेप हुआ दिल्ली में, दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम भारत सरकार के डायरेक्ट सुपरविजन में काम करती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये आप लोग खुद ही डिसाइड करिएगा। अब दिक्कत क्या हुई, कहाँ पे समस्याएं शुरू हुई। राहुल गांधी 3 या 4 अगस्त को वो जो जिस लड़की का रेप हुआ था बच्ची का, उसके माँ बाप से जाके उसके घर गए उससे मिलने, और उन्होंने उसको जहाँ गाड़ी गए वहाँ शायद छोटा घर था और घर में जा नहीं सकते थे, तो उनको गाड़ी में ही उन लोग आ गए। उनकी माँ आगे बैठ गई, उनके पिता इनके साथ पीछे वाली सीट पे बैठ गए और वहाँ बैठ के उन्होंने उनके साथ सांत्वना दी और क्या देंगे, और कहा भाई आपकी लड़ाई में हम लोग आपके साथ हैं। और फिर ये जब निकले तो इन्होंने उस परिवार से मिलने के उनके माता पिता के फोटो के साथ एक ट्वीट किया और ट्वीट में एक हैशटैग लगाया जिसमें था कि जस्टिस फॉर दिल्ली कैंट गर्ल, ये करके उन्होंने एक हैशटैग चलाया। अब इस बीच में कुछ लोगों ने ट्विटर से कंप्लेन किया कि ये देश का जो कानून है उसका उल्लंघन करता है, क्योंकि देश में एक उन्होंने बताया कि देश में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉस्को जिसको बोलते हैं एक्ट 2012, और आईपीसी का इस ट्विटर ने बहुत से उल्लंघन किए हैं। ट्विटर ने क्या किया, ट्विटर ने राहुल गांधी का जो हैंडल था उसको बंद कर दिया और साथ में कुछ लोगों का और भी कर दिया जो कांग्रेस के थे। सिर्फ कांग्रेस के अलावा नहीं, जैसे मेरे साथ के भी कुछ, मेरे दफ्तर में भी कुछ लोग हैं जो लड़की के साथ, जो दलित लड़की के साथ रेप हुआ तो उसके अगेंस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि 2 कारण से, एक तो सिर्फ फोटो ही नहीं, उन लोगों का भी ट्विटर हैंडल बंद कर दिया गया जिन्होंने सिर्फ वो हैशटैग लगाया था। मेरे दफ्तर में जिनका ट्विटर अकाउंट बंद किया गया था उन्होंने जस्टिस फॉर दिल्ली कैंट गर्ल का सिर्फ हैशटैग लगाया था। अब फिर उनसे कहा गया, ट्विटर वालों ने राहुल गांधी से कहा कि आप इसको डिलीट कर दीजिए। राहुल गांधी ने इसको डिलीट करने से मना कर दिया। अब बात ये शुरू हुई कि राहुल गांधी ने के 3-4 आर्गुमेंट हैं। उन्होंने कल एक वीडियो भी जारी किया, इंस्टाग्राम पे भी, फिर यूट्यूब में भी चला। उसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मुझसे पहले ही उनके परिवार की ये जो फोटो थी उनकी माँ और पिता की, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुकी थी। असल में जो कानून हमारा है वो ये कहता है कि जो पीड़िता है, इसमें अगर कोई रेप विक्टिम होती है,
वो या उसके घर वालों की आइडेंटिटी रिवील नहीं की जा सकती है। और इसीलिए आपको याद हो निर्भया नाम या इस तरह के नाम दिए जाते हैं, गुड़िया, ये सब नाम दिए जाते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक तो जो समाज का है और उसके बाद उनका जीना दूभर हो जाता है, उस परिवार का भी, वो एक लॉजिक है। मैं उस डिटेल लॉक में अभी नहीं जा रहा हूँ। उससे पहले राहुल गांधी ने एक तो ये कहा कि वो ऑलरेडी हो गया था, और उन्होंने कहा कि एक जो ज़्यादा बड़ी बात उन्होंने कही कि भाई एक चीज़ ये बताइए, इस देश का पॉलिटिकल एजेंडा कौन तय करेगा? बिजनेस हाउसेस तय करेंगे या पॉलिटिकल लीडर्स तय करेंगे? क्योंकि एक तरह से उनकी आवाज़ को दबाने का, गैग करने का प्रयास किया गया है ट्विटर द्वारा, क्योंकि ये कोई मतलब उस पीड़िता का फोटो नहीं दिखा रहे हैं, उसके माँ और पिता का फोटो शेयर हो गया है उनसे, जो कानूनन शायद यहाँ का जो अभी हम लोगों का कानून है उसके अनुसार नहीं दिखाया जा सकता है। और राहुल गांधी ने एक चीज़ और भी कही, उन्होंने कहा कि मेरे करीब 19-20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मतलब करीब 2 करोड़ मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि एक तो मेरा उनसे संवाद रोका जा रहा है, मैं उनसे बातचीत करता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ, मैं अपनी बात कहता हूँ, वो अपनी बात कहते हैं उनसे। दूसरा उन्होंने कहा कि संसद में हम 60% हैं ऑपोजिशन वाले, हमें अपनी बात नहीं कहने दी जा रही है, संसद में सरकार नहीं कहने दे रही है। तीसरा उन्होंने कहा कि जो मीडिया है वो तो आप देख ही रहे हैं कैसे सरकार कंट्रोल कर रही है। तो राहुल गांधी का ये बार बार कहना था कि, और उन्होंने ये लिखा है साफ साफ कि अ कंपनी इज मेकिंग इट्स बिजनेस टू डिफाइन आवर पॉलिटिक्स। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को वो कंपनी डिफाइन कर रही है कि क्या होगी। अच्छा, अब कुछ लोग ये लगे हैं कि इंस्टाग्राम जो फेसबुक जिसका ओनर है, उसमें भी राहुल गांधी की इस पोस्ट शायद गई थी, उसमें भी उनके ऊपर ये रोक लगाई जाए। अब पहली चीज़, क्या ट्विटर पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि निष्पक्षता क्या है? क्योंकि सबका एक बिजनेस मॉडल है, वो निष्पक्ष नहीं हो सकता है। उनको एंड ऑफ द डे उनको अपना पैसा कमाना है। तो अगर पैसा कमाना है और सरकार आपसे टेढ़ी आंख करती है तो वो दिक्कत होगी। हिंदुस्तान की मार्केट मतलब जो लोग हैं वो अगर भाग जाते हैं तब भी दिक्कत होगी। क्योंकि ये तो एक बात हो गई। दूसरा एक बात जरा मैं और समझना चाहता हूँ, क्योंकि ये ट्विटर से हट के पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी वहाँ गए, उसको मैं क्या उनका नाम लूँ, आपको नहीं लगता है कि दिल्ली में ये सब हुआ है, सरकार की तरफ से किसी मंत्री को भी जाना चाहिए था? मतलब कम से कम भाजपा की तरफ से कोई तो जाता है। आप दिल्ली में आपकी सरकार ही नहीं है और उम्मीद नहीं है कि आपकी सरकार कुछ कर पाएगी, मतलब वहाँ सरकार स्टेट में बना पाएगी, तो आपने दिल्ली को ऐसे ही छोड़ दिया है। आपके पास इतनी महिला मंत्री हैं, आपके पास प्रॉपर मंत्रालय है इस चीज़ का, किसी को जाके कम से कम उसका पुरसा हाल नहीं ले लेना चाहिए था। और एक चीज़ और मैं ये दिखा दूं, क्योंकि ये कानून मेरी भी बहुत समझ नहीं आया। मेरे पास अभी एक वकील साहब आए थे, बड़े वकील हैं, जज भी रह चुके हैं, वो भी मुझे पूरा आंसर नहीं दे पाए। क्योंकि ये जब मैं फोटो देखता हूँ तो मुझे ये लॉजिक नहीं समझ में आता है। निर्भया की माँ के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ये फ़ोटो भी आप देख लीजिए। मुझे नहीं समझ में आता है कि अगर वहाँ पे माँ के साथ फ़ोटो पे इतना हंगामा है तो यहाँ पे अगर फ़ोटो है तो उस पर वो क्या है। हालांकि अब ये आज खबर अभी आ गई है कि राहुल गांधी का जो हैंडल है ट्विटर अकाउंट का, वो अनलॉक कर दिया गया है, वो अब नॉर्मल वो होगा। एक और बड़ी खबर यह है कि मनीष माहेश्वरी जो हैं, जो इंडिया एमडी थे ट्विटर के इंडिया में, इंडियन ऑपरेशंस, उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो यूएस चले गए हैं। और यहाँ पे कुछ लूजली सा, मतलब किसी इंडिविजुअल को नहीं किया गया, कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल इंडियन वो देखेंगे। लेकिन एक चीज़ आप देख लीजिए कि कल राहुल गांधी जनमत और लोकमत की ताकत देख लीजिए, और ये भी देख लीजिए कि आज कुछ गाली दे दें राहुल गांधी को, 7-7 एमपी आके उसके ऊपर टूट पड़े। लेकिन राहुल गांधी अगर अपनी बात पढ़े रहते हैं तो ट्विटर को भी आज अनलॉक करना पड़ा। हो सकता है वो उनका प्योरली बिजनेस डिसीजन हो, उनको लगता हो कि भैया ये अगर हम ज़्यादा अनलॉक करेंगे तो हमारे ट्विटर के लोग ही भाग जाएंगे, वो हो सकता है। तो प्रश्न ये है कि ट्विटर कैन, अच्छा क्योंकि 2-3 प्रश्न हैं भाई। ट्विटर को अगर ऐसा कुछ लगता है तो वो फ्लैग या डिलीट कर दे उसको, पर मेरा राइट टू कम्युनिकेट, मतलब राहुल गांधी या किसी भी नहीं, मेरा राइट टू कम्युनिकेट, मैं अपनी बात ट्विटर के माध्यम से कह रहा हूं अगर, तो उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मान लीजिए उनको लगता है कि नहीं, तो उसको डिलीट कर दीजिए, फ्लैग कर दीजिए। दूसरी बात,
ये जो प्राइवेट, क्योंकि इससे एक प्रश्न और उठा है जो अब लोग उस पर प्रश्न करने लगे हैं। इसी लॉजिक से जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है हिंदुस्तान में, अब ज़्यादातर मेरे ख्याल में 95% से ऊपर अब जो उपभोक्ता हैं वो प्राइवेट कंपनी के हाथों में है, चाहे वो जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो और चाहे वो वोडा हो। इन लोग भी आपकी बातें सुन सकते हैं, आपकी कॉल मॉनिटर कर सकते हैं। और क्या अगर आपने सरकार को क्रिटिसाइज किया या कोई ऐसी पॉलिसी की बात आपने की, तो क्या इनको ये हक है कि आपके फ़ोन को बंद कर दें? क्योंकि इट इज़ लीडिंग टू दैट। अगर सोचिए, अगर ट्विटर आपकी बात बंद कर सकता है तो ये भी कह सकते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये इस तरह से आप ये बात नहीं कर सकते हैं। मैं इसलिए ये बात को कहा कि ये एक वाइडर इशू है जिसको तुरंत आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी ये सब हो तो विमर्श की बातें हैं। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि संजय सिंह वाली बात। संजय सिंह कैसे देंगे 5,000 करोड़? अब ये क्या हुआ था ये समझ लीजिए। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने 8 अगस्त को यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि जो जल जीवन मिशन है वो उसमें बड़ा भारी घोटाला हुआ है। जल जीवन मिशन यह है कि जो सारा ग्रामीण भारत है पूरा, उसमें 2024 तक प्रत्येक नागरिक को, मतलब गांव में रहता हो तब भी, को टैप वाटर मिलेगा, पाइप के द्वारा पेयजल उसको देने की योजना है जल शक्ति मिशन, जल जीवन मिशन द्वारा। और ये प्रत्येक घर में ये पाइपलाइन जाएगी। संजय सिंह ने एक आरोप लगाया, 2 आरोप लगाए। एक तो उन्होंने कहा कि एक 8 राज्यों में जो कंपनी रिजेक्टेड है उसको ठेका दिया गया उत्तर प्रदेश में। दूसरा उन्होंने कहा कि मानक से 40% अधिक रेट पर ये टेंडर फाइनल किए गए, जो स्टैंडर्ड से उससे 40% ऊपर पे ये टेंडर किए गए। अब इसके मंत्री उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह साहब हैं। महेंद्र सिंह जी के वकील द्वारा एक लीगल नोटिस भेजा गया है संजय सिंह को कि 15 दिन के में आप माफ़ी मांगें, सार्वजनिक रूप से मांगें, लिखे मतलब सब मांगें, अपने ट्विटर और जो भी सोशल मीडिया उस पर मांगें, नहीं तो आपके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी, आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा चलेगा। उस पर संजय सिंह ने जवाब दिया है। संजय सिंह ने कहा है कि यूपी सरकार ने ऑलरेडी मेरे ऊपर 15 केस कर चुकी है, मेरे ऊपर एक और केस कोई कर दे रहा है तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूँगा। क्योंकि मैं याद दिला दूँ, वो जो अयोध्या का जो भूमि घोटाला हुआ है उसको भी बाहर तक पब्लिक डोमेन में लाने वाले संजय सिंह ही मुख्य वो थे। मंत्री जी का उन्होंने कहा कि मैं अभी कोई जवाब नहीं दूंगा, जब वो मेरा मानहानि का मुकदमा दायर कर देंगे तो मैं फिर उसका कोर्ट में ही जवाब दूंगा। ये उन्होंने अपनी पोजीशन की है। दूसरा, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला है कि जो रश्मि मेटालिक्स हैं, जो शायद जिनको उन्होंने कहा है कि 8 राज्यों में रिजेक्ट हुई हैं या ब्लैक लिस्टेड हैं, उन्होंने एक 5,000 करोड़ का मानहानि का मुकदमा फाइल कर दिया है संजय सिंह के ऊपर। जो उसके डायरेक्टर सुदाम मित्रा जी हैं, उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, वहाँ पे सीबीआई से हम मांग करेंगे कि सीबीआई या किसी जांच एजेंसी द्वारा इसकी जांच करें कि कौन पीछे है जो ये सरकारी दस्तावेज देने को, जो संजय सिंह को सरकारी दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं और उनके डिटेल्स जिससे असली फैक्ट छुपा दिए गए हैं और इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। मैं एक जल्दी से बात कर दूं, एक थोड़ी राय दे दूं, क्योंकि राय देने की आदत है। ये लिटिल अंबानी असल में छोटा अंबानी कहना उस हिंदी में हो जाता है, वो बड़े अंबानी साहब, वो छोटे अंबानी साहब, अनिल अंबानी जी की बात कर रहा हूँ। छोटे अंबानी को छोटापन लगता है, लिटिल अंबानी जी को इसमें महारत हासिल है। उन्होंने गुजरात का एक क्लॉज पकड़ा हुआ है जहाँ शायद 75,000 रुपये दे के आप कितने हज़ार करोड़ का मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ ये बताया गया, मेरे वकील लोगों ने ये बताया कि अगर आप 5,000 करोड़ का मुकदमा कर रहे हैं तो कम से कम उसका 10%, 500 करोड़ रुपए आपको जमा करवाने होंगे, तब आप उतना मुकदमा करेंगे। अनिल अंबानी जी, अगर आपको याद हो तो वो 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, मालूम नहीं कितने कितने हज़ार करोड़ का मुकदमा सबके ऊपर करते रहते थे मानहानि के। खूब किए हैं उन्होंने, मेरी नॉलेज में आज तक वो कोई जीते नहीं, लेकिन सबके ऊपर मानहानि का मुकदमा हर मीडिया हाउस, हर पत्रकार के ऊपर करते रहते थे। तो ये उनसे इसलिए मैंने कहा संपर्क कर लें, वो काम सस्ते में हो जाएगा, 75,000 रुपये में यहाँ हो जाएगा। यूपी में शायद 500 करोड़ लगेंगे। अगर इन्होंने ये ऑलरेडी कर दिया, जैसा पेपर कह रहा है कि इन्होंने ऑलरेडी मुकदमा दायर कर दिया है। मैं चलते चलते एक बात और जल्दी से आपसे कर लूँ इस प्रकरण में कि देखिए, अब का नेता जो है ना, ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल सुनने को नहीं तैयार है।
इंदिरा गांधी को जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो क्या क्या नहीं बोला गया था, मतलब भ्रष्टाचारी से लेके क्या, वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको क्या क्या नहीं कहा गया, शरद पवार को क्या क्या नहीं कहा गया, चाचा अब्दुल गफूर थे बिहार में, उनको क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन आपने कभी सुना कि इन लोगों ने किसी को मानहानि का मौका, ये पार्ट एंड पार्सल है। अगर आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हैं, आप पोजीशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पे हैं, तो आपके ऊपर हरदम आप ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे तो ये हरदम चार्ज लगेगा कि इसमें कम और ज़्यादा है। और आज के माहौल में अगर कोई चार्ज लगा रहा है तो कोई उसको ये भी नहीं मान रहा है कि ये क्या हो गया, कहीं है। तीसरी खबर जो सेंसेक्स से है, सेंसेक्स ने क्रॉस किया 55,000 का आंकड़ा। 55,000 बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1 अप्रैल 1979 का बेस माना जाता है जिस समय सेंसेक्स 100 था। ये सेंसेक्स जो होता है ये 30 स्टॉक को बना के सेंसेक्स होता है, उसमें स्टॉक के जो सबसे वैल्यूएबल स्टॉक्स हैं एक तरह से, उनके अपने और भी क्राइटेरिया, उन क्राइटेरिया पे जो वो होता है उनको वो लेते हैं और वो उसमें से कुछ निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, इत्यादि इत्यादि। वो शायद कल 30 के सेंसेक्स में से 20 जो स्टॉक्स थे वो ऊपर भाग गए थे। अब ये क्यों हो रहा है? 2021, सिर्फ 2021 में कह रहे हैं 7,700 तो केवल 2021 में बढ़ गया है 16%। अब बेसिकली एक तो ये हो रहा है कि फॉरेन फंड यहाँ आना शुरू हो गए हैं। उसका एक कारण कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइना में जो उनके रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं कुछ वो थोड़ा सख्त हो रही हैं फॉरेन फंड्स पे, तो वहाँ पे फॉरेन फंड जाना कम किए हैं और वो डाइवर्ट हो रहे हैं इंडिया में। क्योंकि जुलाई महीने में हालांकि फॉरेन फंड्स ने सेल बहुत किए थे, लेकिन इस अगस्त में अभी तक वो बायर ज़्यादा हो गए हैं, उन्होंने काफ़ी बाई कर रहे हैं, इंडियन मार्केट्स में पैसा लगा रहे हैं। दूसरा एक कारण बताया गया है कि कंटिन्यूस बाइंग बाय रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। वो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कंटिन्यूस बाइंग है। आईपीओ की सक्सेस में बहुत, आईपीओ जितने निकल रहे हैं सब। और कारण ये दिए जा रहे हैं कि वैक्सीनेशन और कोरोना के ऊपर कंट्रोल और ये सब, आरबीआई का पॉजिटिव एटीट्यूड इत्यादि इत्यादि। इन्फ्लेशन जून में 6.26 था, जुलाई में वो घट के 5.59 हो गया, थोड़ा ईज ऑफ हुआ, ये भी सब कारण है, इत्यादि इत्यादि। इसका एक बड़ा कारण जो मैंने प्रोफेसर अरुण कुमार थे जेएनयू वाले, उनसे मैंने बात की थी, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि 45,000 से 55,000 आने में इसको 171 दिन लगे हैं। अच्छी रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ने निकाली है, वो मैं लगा दे रहा हूँ, आप भी देख लीजिएगा। लेकिन प्रोफेसर अरुण से मैंने कहा कि देश में जो, अगर जनरली आप देखिए कोरोना के बाद इसमें बहुत बुरी हालत है। गांव में लोगों के पास रोज़गार नहीं है, शहर में रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, लोगों की अर्निंग्स ख़त्म हो रही हैं, लेकिन ये सेंसेक्स क्यों भाग रहा है? तो उनका एक्सप्लेनेशन ज़रा मैं जल्दी से आपको बता दूं। उनका कहना है कि देश के जो 3% लोग हैं वो करीब देश के 90% से ऊपर संसाधनों और पैसे पे उनका कंट्रोल है, 3% लोग। और ये जो 3% हैं ये करीब 4 करोड़ लोग हो जाते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया में करीब 235 देशों की एक लिस्ट है, उसमें से 36 देश जो हैं वो उनकी आबादी 4 करोड़ से ऊपर है। 4 करोड़ से कम आबादी वाले दो चार देशों के नाम मैं बता दे रहा हूँ: पोलैंड, कनाडा, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया के 2.5 करोड़ है, ताइवान, श्रीलंका, इस तरह के तमाम देश, मतलब 36 4 करोड़ के ऊपर। तो हम करीब अगर इन 4 करोड़ को ले लें जिनके पास 90% से भी ज़्यादा, करीब 92-93% के संसाधन की पे उनका कंट्रोल है, तो यही लोग ड्राइव कर रहे हैं सेंसेक्स को। क्योंकि ये इंडिया है, ये इंडिया वाले लोग सेंसेक्स भगा रहे हैं। अभी भारत और हिंदुस्तान वाले बेचारे अपनी नौकरी को कोई खोज रहा है, किसी को महंगाई की दिक्कत हो रही है, कोई, ये बाकी लोगों के लिए इस समय बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कोरोना के समय लोग घर में रहे तो उनके खर्चे कम हो गए, तो उनकी जो बचत थी वो बढ़ गई, इसलिए वो बचत भी डाइवर्ट हो रही है वहाँ पे। बैंक के इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं, लोग बैंक में पैसा नहीं रखना चाह रहे हैं, लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट इज़ अ बेटर ऑप्शन, इत्यादि इत्यादि। चलते चलते मैं जल्दी से एक बात कर लूँ। प्रधानमंत्री जी का आज ट्वीट आया है कि जो विभाजन की विभीषिका थी और उसमें जितना रक्तपात हुआ था, उन सबको मद्देनजर रखते हुए हम 14 अगस्त को अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया करेंगे। मुझे ये लगता है कि ये ठीक बात नहीं है। आपने कभी सुना है कि घर में एक घर था, 2 भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ, तो आप उस बंटवारे का कभी दिवस मनाते हैं? ये हरदम याद रखिएगा कि हमारी सांझी विरासत है। अंग्रेज़ों से हमने मिल के लड़ा था,
वो पॉलिटिक्स ऐसी हुई, अंग्रेज़ों की वजह से हुई, कांग्रेस की वजह से हुई, मुस्लिम लीग की वजह से हुई, हम हिंदुस्तान के नेताओं की वजह से हुई, पाकिस्तान के नेताओं, वो अलग बात है, लेकिन लड़ाई हमारी साथ थी। और उसको आज आप विभाजन, विभीषिका, स्मृति दिवस, सबको समझ में आता है कि क्यों किया जा रहा है। इलेक्शन पास में है, इशू कोई महंगाई पे आपकी बुरी हालत है, तो उस इशू को फिर से रखो कि कैसे आप समझते हैं कि इसको ये किस तरफ याद दिलाने की क्या कोशिश की जा रही है। चलते चलते एक बार फिर से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।